हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारी 8th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं 8th क्लास में आपका हमारे अतीत थर्ड बुनकरों, लोहा बनाने वाले और जो उद्योग है हमारे उसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग आपका लोहे के विषय में पढ़ेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है आपका रिवीजन भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी किसी प्रकार की, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना डाउट, अपना प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है तो चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, कोई क्वेरी नहीं है आपकी, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे टीपू सुल्तान की तलवार और बुर्ज स्टील के बारे में। और हमने यहाँ से ही आपका इसी से हमने लोहे के इतिहास को और उसके महत्व को समझने का हम लोगों ने आपका प्रयास किया था। क्या चीजें हैं और किस प्रकार से है, इसको हम लोग आपका देख रहे थे, हम लोग आपका समझ रहे थे। और हम लोग ये देख रहे थे कि ऐसा क्या खासियत थी उनकी तलवार में जो वो आपका किसी भी कवच को आपका चीर देती थी, ठीक। और उसमें ऐसे कौन से प्रॉपर्टी थी, कौन से गुण थे, हमें पता लगा कि इसमें कार्बन की अधिक मात्रा वाली बुर्ज स्टील आपकी थी, जिसमें बेहद आपके कार्बन के सूक्ष्म कण आपके पैदा होते थे और जिसकी वजह से वो इतनी आपका नुकीली थी और वह किसी भी कवच को आसानी से फाड़ देती थी। देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकान ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों पिरगल भट्टियों में बुर्ज स्टील किस तरह बनाया जाता था। यानी कि मृत्यु हो जाती है किसकी? हैदर अली की, इसकी आपका टीपू सुल्तान की। उस समय एक फ्रांसीसी होते हैं जो आपका क्या करते हैं, मैसूर की यात्रा करते हैं। और मैसूर की यात्रा करने के पश्चात वो उनको पता लगता है कि किस तरह से बहुत सारी ऐसी वो आपकी भट्टी थी जो आपका वुड्स स्टील को बना रही थी, या क्या उनकी प्रोसेस थी। इन भट्टियों में लोहे के कंठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख कर दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रण करते हुए प्रगलक इस्पात की सिलियां आपको तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब लोहे की जो उनके पास चीजें होती थी वो उनको पिघलाकर क्या कराते थे, उनकी सिल्लियां बनाते थे। सिल्ली मतलब इनकी शीट बनाते थे। और वो शीट क्या होती थी कि भारत के अलावा आपके जो आपके मध्य देश है एशिया, उसमें उनको भेजा जाता था। और जिससे क्या होता था, वो आपका ये सारी आपकी तलवार जो थी बनती थी। बुट्स असल में कन्नड़ शब्द का उड़ुक यानी कि तेलुगु शब्द हुडुक और तमिल के मलयालम शब्द उड़ुकु यानी कि स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। क्या है बच्चों? इसका आपका बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? स्टील का ही बिगड़ा हुआ रूप है। भारतीय बुर्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिक को काफी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व चुंबक तत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय बुर्ज स्टील की विशेषता का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में प्रचलित बुर्ज स्टील के निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? ये जो स्टील बनाई जाती है वो आपका किस तरह से बना रहे हैं, यह आपकी स्टील प्रक्रिया क्या हो चुकी थी, आपकी पूरी तरह से आपकी लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात के साथ का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपका ब्रिटिशरों का यहाँ शासन हुआ, रूल हुआ, तो उन रूल और शासन की वजह से क्या हो गया कि भारत में जितने भी कारीगर थे, इन सारे कारीगरों ने क्या कर लिया, आपका जो इनका लोहा बनाने का काम था
या जो आपके तलवार बनाते थे, जो भी उद्योग थे वो आपके समाप्त हो गए, क्योंकि ब्रिटिशर लोहा बाने की वजह से और उद्योग लगने की वजह से वो चीजें सारी आपकी परंपरागत चीजें जो थी आपका समाप्त हो गई। ठीक, अब देखिए गांव की उजड़ती भट्टियां। अब अपने गांव की भट्टियां देखी होंगी बच्चों, जिसमें लोहे को आपका तपाया जाता है। लोहार जो होता है वो उसको आपका लोहे को आपका तपाता है, बिल्कुल रेड कर देता है, फिर उसको पीटता है और जिस आकार में बदलना चाहता है उस आकार में उसको बदल देता है। बुर्ज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीकी आपके जरूरी थी कि आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बुर्ज स्टील का उत्पादन आप करें तो लोहे को फिल्टर करने की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको जरूर आनी चाहिए थी। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य विधि थी। खास तौर पर बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलन कार्यकर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा आइस के स्थानिक भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इस लोहे के कारखाने से दैनिक इस्तेमाल में औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप की सुखाई गई ईंटों से बनाई गई थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोकनी का काम करती थी। अब देखिए क्या करती थी महिलाएं, आपके धोकनी का काम करते थे और प्रगलन का काम। अब देखिए आपको दिखाई देगा, कुछ आपको भट्टी के चित्र दिखाई देंगे कि किस तरह से आपकी भट्टी आपकी बनाई जाती थी। आप इसको देखिए, ये चित्र है जो आपको बताएगा। देखिए धोकनी क्या होती थी? हवा फेंकने वाला यंत्र। आप देखे होंगे बच्चों, जब भट्टी आपकी लोहार अपनी भट्टी को चलाता है तो एक उसके बगल में एक ऐसी मशीन को वो उल्टी तरफ से घुमाता है और भट्टी में नीचे से क्या होती है, आग जलना, हवा लगती है बहुत तेज, और हवा तेज लगने से कोयला आपका जलता है और कोयले के साथ जो अन्य चीजें रखी होती हैं वो भी आपकी क्या हो जाती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं। ठीक इस तरह से वो अपनी भट्टी को बना था। अब आपको कुछ इमेज देखने के लिए मिलेंगी। मध्य भारत का एक गांव जहां लोहा प्रगलन का अज्ञात समुदाय था। देखिए ये कुछ लोग ऐसे थे जो आपके सामुदायिक थे, जो आपका लोहा ही आपका पिघलाने का काम करते थे। भारत में कास्ट मिलती है लोहार। क्या मिलती है? लोहार। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में आपकी बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं, और आपका हिमाचल में, कि वो लोग क्या करते हैं, लोहे का कुछ काम करते हैं। जैसे वो आपके लोहे से आपकी जो यंत्र होते हैं वो आपके बनाते हैं। जैसे आपका तलवार बनाएंगे, चाकू बनाएंगे, दांती बनाएंगे, इस प्रकार की चीजों को बनाते हैं। वो उनका ट्रेडिशनल काम है, वो उनकी ट्रेडिशनल आपकी कला है, जिससे ये सब चीजें आपकी निर्मित होती हैं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे का प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज्यादातर गांवों में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? कह रहे कि जो लोहे का उत्पादन था वो आपका गिरता जा रहा था, और ऐसा क्यों हुआ ये हमें देखना था। इसकी वजह तो नए कानून, नए वन कानून थे, जिनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहां से मिलती। यानी कि लोहा बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है आपकी? आपका कोयले की। और कोयला कहां से मिल रहा था बच्चों? जंगल की जो आपकी लकड़ी थी उससे। लेकिन जब आपका सरकार ने जो आपके रिजर्व वन रखे थे उनमें क्या कर दिया, आपकी पाबंदी लगा दी कि वहां लोग आप एंटर नहीं कर सकते, आप वहां नहीं जा सकते। ठीक, लोया अयस्क भी वे कहां से लाते? वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए अक्सर चोरी चिपारी जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया और आजीविका के दूसरे संसाधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों की आवाजाही पर अनुमति दे दी, लेकिन प्रगलकों ने अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था, जिससे उनकी आय में गिरावट आ गई।
अगर आप भट्टी चलाना चाहते हैं तो आपको भट्टी चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन विभाग को भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर इतना भारी भरकम आप टैक्स आपका चुकाओगे तो जो इनकम है, जो आय है, उसमें क्या होगी, आपकी गिरावट होगी। ठीक, आगे देखिए, 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। क्या हुआ कि पहले अब जो लोग लोहे को आपका पिघलाते थे, आपकी शीट बनाते थे, फिर दूसरे लोग थे जो उनसे बर्तन वगैरह बना रहे थे। अब उनकी शीट जो आपका पिघलाते थे ना, उनको आपका कोयला मिल रहा है ना आपका लोहा अयस्क मिल रहा है, तो वो कहाँ से करेंगे। तो लोगों के पास भी ऑप्शन बने, जो कारीगर थे, कि हम लोग क्या करें, अंग्रेजों का बनाए जो लोहा है हम उसको ले लें और उससे अपना काम आपका चला लें। ठीक, आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगल्भों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग में कमी आने लगी थी। क्या आने लगी थी, जो लोहे की कमी थी, कमी आने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई थी, और जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि क्या समस्या हो रही थी, और समस्या होने की वजह से वो हमारे सामने आकर खड़ी हो रही थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे का जो इस्पात हमने किया था, अब इस इस्पात में देखिए ये कैसा था, आधुनिक रूप से निर्मित था, क्योंकि इसे फैक्ट्रियां बना रही थी, और वहां फैक्ट्रियों में ये चीज आपकी बन रही थी, क्योंकि औद्योगिकरण ब्रिटेन में हो चुका था। अब देखिए 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा इस्पात बनने वाले कारीगरों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। क्या होगी, अब उनके सामने एक चैलेंज जो था आपका खड़ा हो गया। अब देखिए भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, कि भारत में किस प्रकार से लोहा बना जा रहा है, उन कारखानों को बनाने में उनका क्या उदय हुआ, इसको देखना है। धातु मल क्या है, धातु मल को गलाने से पैदा होने वाले कचरा, इन सब चीजों को हम लोगों को इस लेक्चर में आपका देखना है। क्या चीजें हैं, कैसे हो रही हैं, इनको पढ़ना है। एक व्यापक उद्योग के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक व्यापक उद्योग, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट है, आप देखेंगे एक जमाने में लोहा प्रगलन भारत का बहुत बड़ा व्यापक व्यापार उद्योग था। अरे एक समय था, एक जमाना था, हम लोहे को पिघलाते थे, तो लोहे को पिघलाने में जो व्यापार उद्योग होता, ये एक बहुत बड़ा टाइम था। सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदान के अलावा शायद कोई ऐसा जिला था जहां धातु बल ना दिखाई देता हो। यानी कह रहे कि ऐसा शायद कोई आपका जिला रहा होगा जहां आपको धातु मल ना दिखता हो। समझेंगे क्या है धातु मल। यहाँ तक कि आदिम लोहा प्रगल्भों को ऐसा भंडार से लोहा अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिनका कोई यूरोपीय लोहा विशेषज्ञ को एक पल में विचार करने में भी उचित नहीं समझेगा। ये इस तरह से अपना काम कर रहे थे, इस तरह से लोहे की कुशलता को, लोहे के अश्क को जानते थे। अब देखिए हम धातु मल के वैसे हम पढ़ रहे हैं। क्या है धातु मल, धातु को गलाने से पैदा होने वाला कचरा, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका धातु मल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, धातु मल कहते हैं। देखिए साल 1904 की बात है, अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेड और जमशेद टाटा के सबसे बड़े दोराबाजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत के एक आधुनिक लोहा एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छा लोहा अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये थी कि उन्हें उम्दा लोहा अयस्क भंडार का पता लग जाए। अब देखिए भारत की सबसे पहले की बात कब हुई, साल की बात है 1904 में, और उन्होंने क्या किया, अप्रैल में एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक बुलाए जो क्या थे, चार्ल्स वेड। किसने, टाटा जी जमशेद ने। और ये कहाँ लगा रहे थे, आपका छत्तीसगढ़ में। और इनकी क्या कोशिश थी कि हम ऐसी जगह अपनी लोहे की फैक्ट्री लगाएंगे जहां से हमको लोहा अयस्क जो भंडार है, आम भाषा में कहें जहां से हमको कच्चा माल लोहे का आराम से प्राप्त हो जाए, लोहा अयस्क जहां से हमको मिल जाए, हम ऐसी जगह ही
अपना पैसा खर्च करेंगे और अपनी चीजों को लगाएंगे, स्टेबल करेंगे, और जिसके लिए वो अपनी आय का कुछ भाग खर्च भी कर चुके थे और बहुत बड़ा भाग अपनी आय का वहां लगाना भी चाहते थे। एक दिन कई घंटे तक जंगलों की खाक छानने के बाद बेल्ड और दोराबाजी एक छोटे से गांव में जहां पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों से भरकर लोहा अयस्क ले जा रहे हैं। अगरिया समुदाय के लोग थे। और कौन थे? एक समुदाय होता है वहां आपका छत्तीसगढ़ में, अगरिया समुदाय। जब उन्हें पूछा कि वे लोहा अयस्क कहां से लाए हैं, तो उन्हें दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। बेल्ट और दोराबाजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक के बाद पहाड़ी पर जहां पहुंचे, पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी। राइरा पहाड़ी दुनिया में सबसे बेहतरीन राजरा राजरा पहाड़ी दुनिया में सबसे बेहतरीन लोहा अयस्क के भंडार में एक थी। कितना है बच्चों? राजरा पहाड़ी। अब देखिए, जिस चीज की उनको आपका तलाश थी, जो उनको पहाड़ी चाहिए थी, वो उनको वहां पर प्राप्त हो गई थी। लेकिन यह एक परेशानी की बात थी कि सूखा इलाका था और कारखाने चलने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। और कह रहे कि सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उनको कारखाना चलाने के लिए पास पड़ोस में कोई आपके पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह में टाटा की तलाश जारी थी। अगरिया समुदाय के लोगों ने लोहा अयस्क का एक एक और सूट ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। क्या लगा आपका? भिलाई संयंत्र लगाने के लिए आपूर्ति उन्होंने उसकी कर दी। किसकी बच्चों? लोहे की। ये क्या कर दें हम लोग? आपका लोहा लगा दें और जिससे क्या हो जाए, वहां आपकी आपूर्ति हो जाए। ठीक है। कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाएगी। इस शहर को जमशेदपुर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जमशेदपुर। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। ठीक। इस स्थान पर लोहा अयस्क भंडार के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका पूरा नाम क्या है? टिस्को, टाटा आयरन अथॉरिटी ऑफ स्टील कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। 1912 में क्या हुआ कि स्टील जो थी वो आपकी पैदा होने लग गई थी। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी, 19वीं सदी में भारत। अब देखिए, ये है टिस्को फैक्ट्री, वो आपको दिखाई देगा, जो वहां की फैक्ट्री है, ये उसकी इमेज है। टिस्को कह रहे कि 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बनने वाली स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेल ने जुड़े अंग्रेजी विशेषज्ञों का यह मानने को तैयार नहीं था कि भारत में श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण कहाँ से संभव हो। क्या कहने के लिए? कि भारत का जो निर्माण है श्रेष्ठ, वो आपका कहाँ से संभव हो। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालत बदलने लगे थे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। क्या करने के लिए? युद्ध संबंधी आवश्यकताओं की जो आपकी पूर्ति करनी थी, उसमें उसको वहां झोंक दिया गया। ठीक। अब देखिए, इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। आप कह रहे हैं कि भारत में जितना भी लोहा लगेगा वो आपका रेलवे में, वो कहां से मिलेगा आपको? टिस्को से। जब युद्ध लंबा खिंचने लगा तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ी के पहिए बनवाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को से बनने में 90% हिस्सा औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। यानी कि जितने चीजें अब आपके टिस्को बना रही थी, उस टिस्को का की जो आपकी चीजें थी, 90% चीजें आपका
औपनिवेशिक सरकार की जो सरकार थी वो ही लोग आपको खरीद रहे थे। चाहे लोहा वो आपका रेलवे लाइन में प्रयोग कर रहे हो, खोल बनवाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, रेलों के जो पहिए हैं वो उनको बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, सब उसी में प्रयोग करने लगे थे। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। और कह रहे कि जैसे जैसे आपका समय बीतने लगा तो टिस्को क्या होने लगा, सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूते कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तु की मांग में इजाफा हुआ। क्या हुआ कि जो उनका व्यापार था आपका ब्रिटिशरों का वो गिरने लगा और भारतीय बाजार जो था उसमें क्या हुआ, इजाफा, यानी कि उसमें प्रॉफिट हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। कब हुआ बच्चों? जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था उस समय और उसके बाद की स्थिति जब हमको आपका देखने के लिए मिली, ये चीजें सामने आई। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होते चले गए और संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बन गया बनाने के लिए संघर्ष कार्य ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इतनी बहुत सारी मांगे क्या होने लगी, आपकी बढ़ने लगी। ठीक, यानी कि इन सब चीजों को आप लोग देखने लगे कि क्या कैसे हो रहा है। इन सब चीजों के साथ ये सारी चीजें आपकी हो रही थी। आपने लोहा और सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत किस तरह से उनका विचार हुआ, किस तरह से वो बढ़े और किस तरह से उनके उद्योग में वृद्धि हुई और कैसे उनकी गिरावट आई और किस तरह से ब्रिटेन में जो औद्योगिक आपकी क्रांति हुई थी उस क्रांति का इम्पैक्ट कैसे भारतीय बाजारों पर, भारतीय कपड़ों पर, भारतीय लोहा उद्योग पर पड़ रहा था, कैसे बुनकरों के जीवन में अव्यवस्था आई और कैसे लोहा कामगारों के जीवन में जो अव्यवस्था आ रही थी, उस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको समझने का, इसको देखने का आपने प्रयत्न किया कि कैसे कुछ समय के बाद भारत में चीजें आपके बदलने लगी थी। समय के साथ जो आपका विकास था वो आपका हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं पहल था कि हमारे यहाँ जो औद्योगिक विकास हो रहा था उसी औद्योगिक विकास की ही ऐसी देन थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? आप लोग इसको देख चुके हैं, आप लोग इसको समझ चुके हैं, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ये आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं। देखिए, चैप्टर जो है ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यूरोप में किस तरह से भारी कपड़ों की मांग थी, जमादानी क्या थी, बढ़ाना क्या था, अग्यारी कौन थे, ये प्रश्न आपको लिखने हैं और इन सब पर आपको विचार करना है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इन सब चीजों को आपका पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ अन्य जानकारी हमको मिली है कि जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल आपने भारत के देख लिए, अब थोड़ा जापान के विषय में पढ़ लेते हैं। देखिए, 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश सरकार पहले ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपति को किस तरह से सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। क्या किया कि यहाँ क्या था कि यहाँ की सरकार आपका भारतीय उद्योगों को आपका कोई भी सहायता नहीं दे रही थी, जबकि जापान को देखो तो जापान अपने यहाँ के जो उद्योग थे उनको खुलकर बढ़ावा दे रही। जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिक का रास्ता चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस क्रम में डाक सेवा, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्पचालित जलपोत का विकास किया गया। पश्चिम से नवीन तकनीकी का आयात किया गया। उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों के उद्योगपतियों की उदार शर्तों पर आपका कर्ज दिया गया। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू करने के लिए किए और बाद में सस्ती कीमत पर व्यापारिक घरानों को बेच दिया गया।
भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण को रास्ते में बंधे बाधाएं पैदा होती थीं, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन इसका अर्थ यह था कि जापान और औद्योगिक विकास शुरू होते ही सैनिक जरूरतें भी से जुड़ा हुआ था। इन चीजों को उनको आपको देखना था, इन चीजों पर उनको आपका बात करना था कि ये क्या चीजें थी और किस तरह थी। युद्ध के आखिरी विस्तार कि युद्ध में आखिरकार किस तरह से आपका विस्तार हुआ, उस विस्तार को आपको समझना है। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र के नए विद्युत संयंत्र को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आपका वहां काम होता था। अक्टूबर 1919 में किस तरह से औद्योगिक चीजें बढ़ रही थी, किस तरह से लोग उसका पार्ट बन रहे थे। आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं कि क्या स्थिति उस समय आपका रही थी बच्चों। देखिए, आज के समय में अगर आप कंपेयर करो उस समय को, तो आप लोग देखेंगे कि कितनी बड़ी स्थिति में लोगों के साथ बाप की स्थिति रही है और कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया है और कौन कौन सी कठिनाई हम लोगों ने बाप का देखी है। आज के समय में सब चीज आपकी सुलभता से बहुत आसानी से हम लोगों को प्राप्त हो जाती हैं और सब चीजें हम लोगों को बहुत आसानी से आपका मिल जाती है। पहले एक कास्ट हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था लोहार। उनका काम ये था, वो लोग गांव गांव घूमते थे और गांव गांव में जाके लोगों के लिए औजार बनाते थे, चाहे आपका कुल्हाड़ी हो, फावला हो, आपका निराई गुड़ाई के यंत्र हो, वो सब आपका लोहार जाति बनाती थी और अपनी भट्टियों में लोहे को पकाकर आवश्यकता के अनुसार की जो आपकी चीजें थी वो उनको तैयार किया जाता था। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये व्यक्ति बैठा है, एक कोयला गिर रहा है, एक उसको चला रहा है और किस तरह से उसको दबा रहा है, दूसरे उसको पकड़ रखा है। इस तरह की चीजें होती थी और ये सारी चीजें हम लोगों को दिखाई देती थी। तो आपने पूरा बुर्ज स्टील के विषय में, लोहे के इतिहास के विषय में, कपास के निर्माण जो आपका निर्यात है उसके विषय में कि कैसे बुनाई हो रही है, कैसे कताई हो रही है, किस तरह से अब आपके प्रभावित हुए लोग, उन सबको आप लोगों ने इस लेक्चर के माध्यम से, और भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख चुके हैं, इसको जान चुके हैं। क्लियर है बच्चों? इतना आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को पूरा पढ़ने के बाद एक चीज समझ आ रही होगी कि बुनकरों की और लोहा बनाने वाले जो लोग थे, या आप कह सकते हैं जो कारीगर थे, उनकी आजीविका स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर लोग नहीं आए थे, उपनिवेश कालीन कर्म भारत नहीं हुआ था, तो उनकी स्थिति कितनी अच्छी थी। और बाद में कैसे जब औपनिवेशीकरण बढ़ा, भारत में आपके ब्रिटेन के लोग आने लगे, तो किस तरह से उनकी आय पर, उनके आजीविका पर, उनके संसाधनों पर कैसे वो उनसे वंचित होने लगे, किस तरह से उनके जीवन यापन करने में कठिनाई आने लगी। आप इस चीज को इस लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं और किस तरह से औद्योगिक रूप में उनको नुकसान हो रहा था, आप उसको भी समझ सकते हैं। और किस तरह से भारतीय कलाकारों और भारतीय के जो कारीगर थे उनकी उत्कृष्टता को पूरे विश्व बाजारों में एक व्याख्याति मिली हुई थी, जो धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लगी थी और उनका व्यापार को चौपट कर दिया। उस सारी एक स्थिति को, एक सारे फ्रेज को आप लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि क्या सारी चीजें हैं। उन महत्वपूर्ण पहलुओं को भी आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया है। ठीक बच्चों, चलिए, अगर किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर के माध्यम से या इस माध्यम में कोई चीज समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी क्वेरी, आप अपना डाउट, आप अपना कंफ्यूजन मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। पूरा हमने बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर लिया है। हमने बुनकरों की, लोहारों की और जो लोग औद्योगिक स्थापना हो रहे थे, हमारे आधुनिक उद्योग, उन सब की बात हम लोग इस अपने लेक्चर में आपका कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को घर पर जाकर एक बार अवश्य रिवीजन करेंगे और अगर आपको रिवीजन के दौरान कोई चीज आपको समझ नहीं आती, तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा।
तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।